नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने देखी थी कि उसमें हमने 125 को जाना था कि कब किसको कैसे कितना मेंटेनेंस कौन सी कोर्ट से मिलेगा, और आज हम जानेंगे कि प्रोसीजर मेंटेनेंस का क्या है और अल्ट्रेशन मेंटेनेंस का क्या है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे कि अगर कोई मेंटेनेंस 10 साल पहले बंद गया, जैसे अगर 3000 रुपये बंद गया लेकिन तनख्वाह भी बढ़ी नहीं, और आज टिल डेट में क्या हम अल्ट्रेशन डाल सकते हैं, तो उस केस लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इंडिया के प्राइज एक्शन की प्राइस किसी चीज़ का क्या बढ़ा क्या कम हुआ, मनी वैल्यू क्या है, एक्सपेंसिव इंडेक्स किस तरह से है और पर कैपिटा इनकम कैसे से बढ़ रही है, उस आधार पर भी हम अल्ट्रेशन ऑफ मेंटेनेंस डाल सकते हैं। और क्या क्या कंडीशन और भी हैं उसको कम या ज़्यादा कराने की, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम प्रोसीजर 126 सीआरपीसी में दिया गया है कि मेंटेनेंस को कैसे प्राप्त करना है, और जुरिडिक्शन भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कि जुरिडिक्शन कौन सी है। अगर जुडिशियल में है तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट इसको सुनेगा। अगर जिन डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट बन गई हैं तो एज ए फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 7 के जो 2 का ए है उसके अनुसार इसको डाला जाएगा। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन अगर हम कहें तो मेंटेनेंस की प्रोसीजर में अगर माना जाएगा तो कहाँ पर डलेगा केस, तो वो है 126 का पार्ट ए है, वेयर ही इज़ वेयर ही और हिज wife resides, or where he last reside with his wife, or the same case may be with the mother of the legitimate child। सेक्शन 126 का 1 में मतलब कहाँ कहाँ ये प्रोसीडिंग डल सकती है। तो 126 का प्रोसीजर कैसे है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मजिस्ट्रेट with the conducting the proceeding under section 125 CRPC prescribed in section 2 or 3 of section 126, the subsection are given below। All the evidence in such proceeding shall be taken in presence of the person against whom an order of payment of maintenance is process to be made, or when his personal attendance is dispensed within in the presence of the pleader, and shall be recorded in the manner prescribed by the सम्मन केस। जैसे कि सम्मन केस सुने जाते हैं उसी तरह से इसको भी सुना जाएगा। इफ़ प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज सपोज टू बी मेड इन ए विलफुली अवॉइड द सर्विस एंड विलफुली नेग्लेक्ट द अटेंड द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट may proceed to hear or determine the case ex parte, and an order so made may be set aside from the good cause shown as the application made within a 3 months from the date of thereof, subject to such term including term as to payment of a cost to the proceeding party to the opposite party as the magistrate may think fit just and proper। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना करके कोर्ट में पेश नहीं हो रहा तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर सुना सकती है। एक्स पार्टी ऑर्डर सुनाने के बाद अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर सुनाने के बाद उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर सुना सकती है, और अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर सुनाया गया है वो विद इन ए 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से गुड कास्ट शोन करके उसको सेट असाइड करा सकता है। सेम कोर्ट में वो अपील नहीं होती, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी जिस कोर्ट में ऑर्डर हुआ है। द कोर्ट इज डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर टू कोस्ट एज मे बी जस्ट एंड प्रॉपर। उसके बाद सेक्शन 126 दो इज मैंडेटरी इज फॉर द रिक्वायरिंग ए क्लियर टर्म दैट ऑल द एविडेंस इन प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। तो बात करते हैं एनफोर्समेंट की। जो ऑर्डर पास हुआ है, चाहे वो एक्स पार्टी हो चाहे ऑन मेरिट हो, उसको एनफोर्समेंट कैसे होगी वो 128 सीआरपीसी का में डिसाइड किया गया है कि कैसे होगी। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि, और जो 128 है वो ओब्लिगेटरी है। उसके अंदर 128 के अंदर सबसे पहले जो ही मजिस्ट्रेट वो ऑर्डर पास करता है वो एप्लीकेंट को, जिसकी फेवर में वो ऑर्डर हुआ है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर की कॉपी देगा उसको, या उसके
लीगल गार्डियन को वो कॉपी देगा। और एनफोर्समेंट वो मजिस्ट्रेट जिसने पास किया है या कोई मजिस्ट्रेट जो सर्टिफाइड हो कि वो ऑर्डर वो सुन सकता है, वो उसकी एनफोर्समेंट करा सकता है। और एनफोर्समेंट कैसे होगी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 125(3) के अंदर अगर वो टाइम से नहीं देता हो तो एज ए वारंट एप्लीकेशन लगाने के बाद उसको एनफोर्समेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस कब हो सकता है। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इज हुज फेवर इज ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 हैज़ बीन मेड इज लिविंग इन एडल्ट्री, अगर वो एडल्ट्री में प्रूफ हो जाए, या दैट विदाउट सफिशिएंट रीज़न टू रिफ्यूज़, अगर उसके पास सफिशिएंट रीज़न नहीं है अपने हस्बैंड से अलग होने का वो, और दे आर लिविंग सेपरेटली बाय द म्यूचुअल कंसेंट सेल कैंसिल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 का 5 CRPC। नंबर 2, वेयर इज अपीयर द मजिस्ट्रेट दैट द कंसिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कंप्लेंट सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 शुड बी कैंसल, ही शैल कैंसल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अकॉर्डिंगली ऑन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 127(2) as also on principle and precedent. It would be obligatory for a magistrate to follow the judgment of a competent civil court, especially on the point of maintenance, and consequently to cancel or vary the earlier order of a criminal court under section 125 as varied may be prospective effect। कुछ और ग्राउंड भी हैं जिसमें ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है, वो ये ग्राउंड ये वाले हैं। इन ग्राउंड के आधार पर भी उस ऑर्डर को मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। नंबर 1 है द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, कैंसिल द ऑर्डर। उसके बाद द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स बाय द हस्बैंड एंड शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर आफ्टर द डेट ऑफ सेड ऑर्डर द होल ऑफ सम विच अंडर एनी कस्टमरी आर ए पर्सनल लॉ, अगर वो एक मुश्त राशि अगर अपने हस्बैंड से ले लेती है तो भी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है उसका बी पार्ट, सी पार्ट है द वुमेन हैज़ ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड एंड दैट शी हैड ए वॉलंटरी सरेंडर हर राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर द डिवोर्स, कैंसिल द ऑर्डर डेटेड ऑफ अंडर सेक्शन 127 का 3 CRPC के अंदर उसको कैंसिल किया जा सकता है अगर वो अपने राइट को वॉलंटरी सरेंडर करने के बाद। अल्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्ट्रेशन हम किस आधार पर किसी खर्चे को कम या ज़्यादा करा सकते हैं, ये दोनों ही पार्टी के लिए, एप्लीकेंट के लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी कब और कम और ज़्यादा करा सकते हैं। सेक्शन 127 में ऑन प्रूफ ऑफ इन एक सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी केस रिसीविंग अंडर सेक्शन 185 ए मंथली अलाउंसेस आर ऑर्डर अंडर द सेक्शन सेम पे इन मंथली अलाउंसेस टू हिज वाइफ चाइल्ड फादर मदर एज द केस में बी, मजिस्ट्रेट may make such alteration in allowances in a think fit. An application for increase or decrease of allowances can be made consequent upon a change in the circumstances of the other party at the time of the application of alteration. In it has been held that the court cannot insist upon payment of a maintenance as a precondition to hearing of the petition under section 127. अब it is appear that the language of 127 one above the change of circumstances in ways it is a change of say pecuniary or any other circumstances of the party paying in or receiving allowance which would justify or increasing or decreasing of amount of maintenance originally fixed, the fall in purchasing power of money or the husband retirement from service extra, he shall held the change of pecuniary situations। 92 में ये देखिए मैंने कहा था जी अगर पावर ऑफ परचेज मनी की पावर अगर कम हो गई है तो उसमें भी वो ऑल्ट्रेशन के लिए डाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सर्विस से रिटायर हो गया है, अब वैसे पेंशन में ही है, अब उसकी इनकम नहीं है इतनी, तो वो भी अपनी अल्ट्रेशन के लिए इसमें डाल सकता है, उसको खर्चे को कम या ज़्यादा कराने के लिए। द अमेंडमेंट एक्ट हैज़ वाइंडेड द मीनिंग ऑफ ए मेंटेनेंस टू इंक्लूड द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 127 का 3C। सिमिलरली अंडर सेक्शन 127 का 4 मंथली अलाउंसेस हैज़ बीन clarified to including the monthly allowances for the maintenance and interim maintenance or any of them. The explanatory meaning in means applicable to the section 128 also. अब it is
interesting to note that the Amendment Act has prescribed the period of a 60-day for the disposal of the claim of a monthly allowances, while the third provision of section 125 CRPC. Similar provision has been incorporated in the Hindu Marriage Act 1955 also. और हम भी जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 24 है उसके आधार पर भी हम मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन जो मेन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो 125 से 128 के अंदर जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप उनको आराम से पढ़ें और उसके हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। ये देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है। पहला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट टू राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। इसके अंदर हम 125 की सारी कंडीशंस इसमें क्लैरिफाई कर देंगे। उसके बाद है एग्जामिन इन डिटेल टू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ वाइफ एंटाइटल अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विद अदर कंटेन क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर हस्बैंड। क्या क्या कंडीशन है उससे 25 के अंदर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस एंड हाउ इट इज़ फिक्स्ड, उसका प्रोसीजर कितना फिक्स कर सकते हैं। वेदर द मेंटेनेंस पेडेंटी लाइट में आल्सो बी अवॉर्डेड। जो पेडेंटी लाइट है इसको हम इंटरी मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। भी इंटरी मेंटेनेंस के बारे में इसको डिस्कस कर देंगे, हम इसमें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लीज़ शो यूर एक्वेंटिस विद द मोहम्मद अहमद खां साहबानो केस, जिसके अंदर मेंटेनेंस 125 मुस्लिम वुमेन के राइट उसमें डिस्क्राइब किए गए थे। उसमें हम उसके बारे में लिख देंगे। वेदर ए मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एक्ट, जो DNL लतीफ़ी और अहमद खान साहबानो केस है, दोनों केसों के बारे में इसमें हम डिस्कस कर देंगे। ए जॉइंट पटिशन फॉर द म्यूचुअल डिवोर्स filed by the A and B, and the said petition was averted that A would not be claimed for maintenance and B is at any time in her future further the provision of law। इसमें भी उसमें हमने जो 127 की जो अल्ट्रेशन की है उसमें भी हमने देखा है, इन्फोर्समेंट में भी देखा है कि जो अगर कोई भी अपना राइट वॉलेंट्री सरेंडर करने के बाद वो क्लेम नहीं कर सकते, उसके बारे में डिस्कस हम इसमें कर देंगे। एज is 65 years, is residing in Gurgaon, he is unable to maintain herself and want to file a petition under section 125 CRB against son B who is reside at Panipat regarding his salary। Advise A where he should be file the petition, वो कहाँ पर फाइल कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसीजर 126 का है उसके अंदर वो कंडीशनें दी गई हैं, उसको हम इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन यही है, कब किसको कैसे, मुस्लिम वाइफ को, चाइल्ड को, बेटे को, लड़की को कैसे कैसे हम मेंटेनेंस ले सकते हैं और दे सकते हैं, ये सभी के सभी के क्वेश्चन इसमें है। मैं आराम से एक बार नीचे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इनको आराम से नोट कर लें और इसी के अनुसार अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को प्रिपेयर मेन के लिए आप इसमें कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को रोक कर आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 53 क्वेश्चंस हैं, सभी में सिर्फ यही लिखा गया है कब किसको कैसे कितना राइट है मेंटेनेंस का और उनकी प्रोसीडिंग क्या है। सभी क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है, वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन माइंड में अपने प्रिपेयर कर लेंगे हमें उस क्वेश्चन में लिखना क्या है। क्योंकि चार ही इसमें सेक्शन है, 125 और 127 और 126 यही मेन है और एनफोर्समेंट का 128 यही मेन क्वेश्चन है। और इन्हीं में से मेन और प्री में एक क्वेश्चन आ जाता है जो हमारी जो 125 की, 126 की, 127 की जो कंडीशन है प्री के अंदर उनकी लिमिटेशन क्या है, कब मेंटेनेंस ले सकते हैं, क्या हिंदू मेंटेनेंस ले सकती है, और केस लो जो मेन केस लो हैं वो उनके बारे में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसके साथ साथ आप जो पुराने वाली वीडियो है उसके अंदर 125 पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया गया उसको भी देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।